बात रहनुमाओं तक मेरी सरतिया जाए, बात रहनुमाओं तक मेरी सरतिया जाए, किस तरह गरीबों का हक उन्हें दिया जाए, कि किस तरीके से गरीबों का हक उन्हें दिया जाए। खुद की मेरी भी अपनी ही गलतियां हजारों हैं, खुद की मेरी भी अपनी ही गलतियां हजारों हैं, कैसे तेरी तोहमत को सर पे लिया जाए। कैसे तेरी तोहमत को सर पे लिया जाए। और आती जाती सांसें भी दर्द देती रहती हैं, आती जाती सांसें भी दर्द देती रहती हैं, वक्त का तकाजा है जहर पी लिया जाए, वक्त का तकाजा है जहर पी लिया जाए। आज हमारा शीर्षक है भारतीय लोकतंत्र और प्रतिपक्ष का अस्तित्व। और हमारे बीच हैं राजनीति एवं समाज के परख रखने वाले समाजशास्त्री डॉक्टर बालेश्वर विक्रम जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आने वाला है, और जब जब चुनाव आता है सरकारी एजेंसियां अचानक से अपनी सक्रियता बढ़ा देती हैं और आए दिनों छापे पड़ने लगते हैं, और प्रतिपक्ष जो है इसे अपनी राजनीति से जोड़ करके हो हल्ला करते हैं कि ये राजनीति को ध्येय में रखकर इसे ऐसा किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या इस पे राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जा करके लिखें। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मूल बिंदु। मैं हूं अनुपम आनंद और हम डॉक्टर साहब का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि सभी जानते हैं कि चुनाव में सरकारी एजेंसियों की सक्रियता बहुत बढ़ जाती है और राजनीतिक दल जो है इसे राजनीति प्रेरक मान करके अपने संवाद और अपनी बातें कहते हैं। आप क्या राय रखते हैं इस पर? आज की इस विषय पे हम भारत की राजनीतिक संस्कृति पे बात करेंगे जी। और राजनीतिक संस्कृति ये होती है, हमेशा जब संस्कृति का जब हम नाम लेते हैं तो एक सकारात्मक पक्ष भर के आता है उसके साथ। जी। अगर सत्ता पक्ष इस तरह की स्थितियों को ला रहा है और सरकारी एजेंसियों का एक तरीके से कहें तो दुरुपयोग कर रहा है, तो यह भारतीय राजनीतिक संस्कृति के बरखिलाफ है। यह स्थिति इसलिए आ रही है कि हम अपने कुव्वत पे चुनाव को निकालने की स्थिति में नहीं होते हैं। हमेशा हम प्रतिपक्ष को बदनाम करके उसको पेश करना चाहते हैं, और यह बदनाम करने की जो हमारी रणनीति है वो सरकारी एजेंसियों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। अगर ऐसा सरकारी एजेंसियां भी कर रही हैं, वास्तव में प्रतिपक्ष में सारे लोग दूध के धुले हुए हैं नहीं, तो वहाँ भी कमियां हैं। लेकिन जैसा कि हम आप सोच रहे हैं कि चुनाव के समय ही ऐसा हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है और राजनीतिक संस्कृति के तो बिल्कुल खिलाफ है। हम एक स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति के पुरोधा रहे हैं। इस नाते भी प्रतिपक्ष की एक बड़ी भूमिका और सकारात्मक भूमिका लोकतंत्र में रही है। उस स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो विपक्ष है वो पूर्ण रूप से दूध के धुले तो है नहीं? गलतियां तो जरूर होगी, तभी ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो क्या जब चुनाव आने वाले हों तो ऐसे काम न किए जाएं, और जब चुनाव न हो रहे हों तभी ऐसे काम करे जाने चाहिए? या जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी सक्रियता हमेशा एक बराबर होनी चाहिए? देखिए, अभी आज की खबर आई है
राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक नेता महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं करीब 350 करोड़ रुपए के घोटाले। 350 करोड़ के घोटाले में वह प्रक्रिया पिछले 3.5-4 साल से चल रही थी। उसको आप कह सकते हैं कि वो एक आपराधिक कृत्य है जिसका दुष्परिणाम उनको मिला। ईडी का छापा अगर आज की तारीख में पूरी प्लानिंग के साथ पड़ता, आज की तारीख में प्रतिपक्ष के लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो कि नहीं ईडी है, सीबीआई है, इसका छापा पड़ा, तो ये निहायत ही प्रतिपक्ष को परेशान करने वाली बात होगी। लेकिन कोई प्रक्रिया में चला आ रहा है, ईडी ने पहले से उन पर कार्रवाई की है और उसका एक कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो स्वाभाविक है, ठीक है। और भारतीय राजनीति में तो ये देखा जाता है कि प्रतिपक्ष का मतलब ही केवल विरोध करना होता है। मतलब वो प्रतिपक्ष में है तो चाहे जनता के कार्य हित में कोई कार्य हो रहा हो या न हो रहा हो, वो चाहे जैसा भी हो रहा हो, प्रतिपक्ष हैं तो उनका काम है केवल विरोध करना। क्या उनकी कोई मर्यादा और जवाबदेही नहीं होती जनता के प्रति? प्रतिपक्ष की विरोध के लिए, विरोध करने के लिए प्रतिपक्ष होता ही नहीं। प्रतिपक्ष को हमेशा रचनात्मक होना चाहिए और रचनात्मक प्रतिपक्ष की ही बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने। हमने प्रतिपक्ष की एक पुरोधा का मैं नाम लूँगा, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हैं जी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हम जनता के सवालों पर, जनता के दुख दर्द के सवालों पर, उनकी समस्याओं पर संसद से सड़क तक लड़ाई करेंगे। हम सत्ता तंत्र से, सत्ता पक्ष से कोई समझौता इस विषय पे नहीं करेंगे। तो प्रतिपक्ष का मतलब है कि जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहा है और उसकी रचनात्मक भूमिका है। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर और भी बहुत सारे सवालों पर। तो ये विरोध के लिए विरोध कोई प्रतिपक्ष थोड़ा ही होता, ये तो गैर रचनात्मक भूमिका उसकी होगी, नकारात्मक भूमिका होगी। लेकिन पिछले 8 साल 9 सालों से तो हम लोग यही देख रहे हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य भी हो रहा हो जनता के प्रति, जैसे अभी किसान बिल था, उसमें ऐसा तो था नहीं कि सारे बिंदु ही किसानों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो उनके पक्ष में थे वो भी निरस्त हो गए जब किसान बिल निरस्त कर दिया गया। तो उसमें ऑल ओवर हर तरीके से देखा जाए तो नुकसान तो किसान का ही हुआ ना, जनता का ही हुआ ना। अब हम किसी आंदोलन को, प्रतिपक्ष के ही आंदोलन को, उसको कंप्लीट फॉर्म में देखेंगे, पूर्ण रूपेण फॉर्म में, तो आंदोलन कहीं से कोई समझौता नहीं करता। वो 3 बिल में कितना किसानों के हक में था, कितना किसानों के विरोध में था। लेकिन अगर किसानों ने ये तय कर लिया कि नहीं यह बिल हमारे खिलाफ है, अगर उनके दिमाग में यह बात, किसान तो सामान्य लोग होते हैं, उनका सामान्य माइंडसेट होता है, उनके दिमाग में यह डाला गया कि नहीं ये विदेशी आएंगे, विदेशी बाजार पे कब्जा करेंगे, आपके खेत पे कब्जा करेंगे और आपका ही जो है संपत्ति लेकर के आपसे मुनाफा कमा के विदेश में पैसा भेजेंगे और आप एक दिन भूमिहीन हो जाइएगा। यह बात अगर उनको समझा दी गई और वो आंदोलित हो गए तो पूरी तरह से वह बिल को वापस होना ही, उसमें थोड़ा और इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उनका कितना नुकसान हुआ, किसान का कितना फायदा हुआ, आंदोलनकारियों को कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। सरकार को अब ये सोचना है, सत्ता पक्ष के लोगों को, कि हमने जो बिल लाया, सरकार सत्ता पक्ष ने जो बिल लाया उसमें फेल्योर क्या था। उसमें यह था कि हमने किसानों को से बात नहीं किया, उनको उस डायलॉग में नहीं लाए। हम सत्ता पक्ष ने किसानों को अपने पक्ष में न ला करके एक बहुमत की सरकार होने का एक रुतबा पेश कर दिया। इससे तो बिल, यानी आपका कहना है कि सरकारें जो है अपनी बात आम किसानों तक, यानी आम जनता तक पहुंचा नहीं पाई और जो विपक्ष था
वो उनको मोटिवेट करने में कामयाब रहा। बेशक बस यही रहा। किसानों को कन्विंस कर लिए होते, किसानों को अपने समर्थन में ले लिए होते, सरकार अपने पक्ष में ले ली होती है तो यह विरोध होता ही नहीं, आंदोलन ही नहीं खड़ा हो पाता। तो आपका क्या मानना है कि जो किसान बिल वापस हुआ, ये किसानों के हित में था कि नहीं था? किसानों के हित में नहीं था, तभी यह बिल वापस हुआ। और यह सच है कि इसमें कॉरपोरेट सेक्टर बड़ी तेजी से तैयारी किया हुआ था कि किसानों के ज़मीनों पे हम अपनी खेती फार्मिंग करेंगे, उसका पूरा मुनाफा कमाएंगे, और किसानों को उसका कितना हक देंगे, कितना लाभ देंगे, ये सब तय नहीं था। आज की तारीख में, हाँ, आज की तारीख में सरकारें अपने पक्ष में मुनाफा तय की हुई है। आप देखिए तो जीएसटी फिक्स है, लेकिन एमएसपी फिक्स नहीं। एमएसपी फिक्स नहीं। बाजार बिल्कुल अस्थिर है। और आप देखिए तो इनकम टैक्स के रेट फिक्स हैं, जीएसटी कितने परसेंट कहाँ किस गुड्स पे लगेंगे, सारी चीज़ें फिक्स है। तो सरकार ने अपना पक्ष तो फिक्स कर लिया है, लेकिन बाजार को अस्थिर छोड़ दिया है। किसानों के मसले को एकदम अस्थिर छोड़ दिया, मजदूरों के मसले को अस्थिर छोड़ दिया। ऐसे सत्ता तंत्र नहीं चलता। ये पहले की सरकारें करती थी, वो आज आप भी कर रहे हैं, तो आप में उनमें क्या फर्क है? सही, एकदम सही कह रहे हैं। जैसे गेहूं जो है किसान से खरीदा जाता है खेत में 18 रुपये 19 रुपये, और बाजार में वही आटा बिक रहा है इस समय 350 रुपये का 10 किलो, यानी मतलब जस्ट दुगना। यानी जो पैदा कर रहा है उसको 15-16 रुपये 18 रुपये मिल रहा है, और जो उसको ले करके केवल बेच रहा है पैकिंग करके, उसको उतने देर में उसका दाम जो है लगभग 40 से 50% बढ़ जा रहा है। और किसान बेचारा वहीं का वहीं है, पूरी लागत लगाने के बाद भी उसको 10% 15% का भी फायदा नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि सरकार में बैठे लोग जो सोचते हैं वही दूसरों पर थोप देते हैं, या आगे जनता पर थोप देते हैं? वो मान लेते हैं कि हम ही हमेशा सही हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो देशद्रोही हैं, या ऐसा दर्शाया जाता है। जैसे मीडिया चैनल वगैरह भी जो हैं वो दो पक्ष को बैठा लेंगी और सब जो है एक ही पक्ष के ऊपर चढ़ जाएंगे, और ऐसा वो साबित कर देंगे वहाँ पर चढ़े हुए कि नहीं, जो दूसरा पक्ष है वही सबसे ज़्यादा गुनाहगार है, वो किसी लायक नहीं है, वो राजनीति में आने लायक नहीं है, जनता इसको कतई वोट न दे। इस तरीके की प्रक्रियाएं मीडियाओं पर चल रही हैं। आप क्या मानते हैं, शुरू होना चाहिए या नहीं? ये तो राजनीतिक संस्कृति के तकाजे से देखा जाए तो बिल्कुल एक तरीके से प्रदूषण फैलाने वाला माहौल है जी। तरीके से राजनीतिक माहौल को ही दूषित करने वाली प्रवृत्ति है। यह अगर आज हो रहा है तो गलत हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सत्ता का स्वभाव हमेशा अहंकारी न होकर के जनता के पक्ष में होना चाहिए। आप प्रतिपक्ष के पक्ष में मत जाइए भाई, आप जनता के हक में सोचिए कि जो हमने योजनाएं बनाई वो जनता, खासकर गांधी जी क्या कहते थे अनटू द लास्ट। रस्किन के एक सिद्धांत को उन्होंने पकड़ लिया था कि वो बच्चों को भी किताबों में आप पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कि गांधी कह रहे हैं कि जो तुम कदम उठाने जा रहे हो उसके पहले सोचो कि यह उस अंतिम व्यक्ति के हक में है कि नहीं, उस अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति को कितना लाभ पहुंचाने वाला है। इस ध्येय से अगर आप काम करेंगे तो ये कल्याणकारी सरकार की जो भूमिका होती है वेलफेयर स्टेट की, वह भूमिका सकारात्मक रूप से उभर के आएगी। आप प्रतिपक्ष को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाएं, आप वोट बैंक को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाएं। वो तो जितनी सरकारें सब यही करते हैं, वोट बैंक को ध्यान में रख के। अगर यह भूमिका होगी तो आपको एरोगेंट भी कहा जाएगा, आपके ऊपर भी तमाम आरोप लगेंगे। और सत्ता तंत्र का जो नेचर होता है वह हमेशा प्रतिपक्ष को ध्यान में भी रखना होता है कि प्रतिपक्ष कौन सी समस्याएं उठा रहा है। जनता के वह भी प्रतिनिधि होते हैं,
जी। मुद्दा के सवाल वह भी खड़ा करते हैं। लेकिन हमेशा सत्ता पक्ष का जो हमारे लोकतंत्र के पुरोधा रहे हैं, मैं तो गांधी को ही मानूंगा ना, सबसे बड़े पुरोधा रहे जो चंपारण में गए और एक महिला को देखा कि वो एक ही साड़ी पहन के बार बार आ रही है, तो उसके घर में गए, झोपड़ी में गए, उन्होंने देखा कि नहीं इसके पास एक ही साड़ी है, तो कहती थी बापू हम कैसे बदलें, कैसे नहाएं, इस साड़ी को बदलें। तब गांधी ने संकल्प लिया कि नहीं मैं भी एक ही धोती पर रहूंगा। ऐसा मन में संकल्प होगा तब तो आप उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। जी। अन्यथा सत्ता का जो एक अहम होता है वह प्रतिपक्ष को तो घायल करता ही, वो जनता में भी असंतोष फैलाता है। जन भावनाओं को भी आप एक तरीके से अपने पक्ष में नहीं तैयार कर पाते, अपने प्रतिपक्ष में ही उसकी मानसिकता को हाँ, होते हैं। जहाँ तक ये भी देखा जाता है कि जब तक सरकारें नहीं बनी हैं जिस भी पार्टी की, तब तक वो जनता के अंदर अपनी बातें पहुंचाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, एकदम उनका सेवा का हालचाल, भाव होता है। सेवा का भाव होता है। और जैसे ही उनकी सरकार बन जाती है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देते हैं, ऐश आराम में लिप्त हो जाते हैं, वो जनता के दुख दर्द से वास्तव में दूर हो जाते हैं। और आज भी लगभग यही स्थिति दिख रही है। तो आपका क्या कहना है कि इन पार्टियों को क्या अपने प्रक्रिया में बदलाव या सुधार लाना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स कैरियर का विषय नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह कैरियरिज्म से जोड़ने का विषय है ही नहीं है। जी। पॉलिटिक्स मसल पावर, मनी पावर का विषय नहीं है। पॉलिटिक्स अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण का कोई शगल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है भारतीय जनतंत्र में, जनतंत्र के बहाने हो रहा है, ये दुखद पहलू है। राजनीति हमेशा सेवा के नाम पर शुरू की जाती है जी। कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन राजनीति बाद में उनके कमाने का जरिया हो जाता है और वह लोकतंत्र भ्रष्ट तंत्र में बदल रहा होता है। ये दुखद पहलू है। यह उन सरकारों के आंखों के सामने ही पूरा जनतंत्र भ्रष्ट तंत्र में बदल रहा हो। ये इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है कि आप कह रहे हो कि हम तो पाक साफ है और बाकी लोग ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं। अरे पूरा जनतंत्र साफ होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए। आप देखें तो अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रूल है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो 2 पार्टी सिस्टम में भी आप देखिए तो एक पार्टी अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए भी पूरा जन समर्थन करवाती है, उसके पक्ष में कितना वोट गया तो एक पार्टी के 3-4 लोग दावा करते हैं कि हम कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन जिसके पक्ष में मैक्सिमम वोट होता है उनको कैंडिडेट दिया जाता है, दूसरी पार्टियां। जी। लोकतंत्र को कितना हम परिशुद्ध करेंगे, शुचितापूर्ण बनाएंगे, इस विषय पे काम होता ही नहीं भारतीय जनतंत्र में। केवल हम समझते हैं कि मताधिकार दे दिया, मताधिकार देने के बाद मतदाताओं ने वोट राइट का इस्तेमाल कर लिया और वोट राइट के बाद जनप्रतिनिधि चुन लिए गए, वो जाके संसद में, पार्लियामेंट में या फिर विधान पालिका में बैठ गए, यही जनतंत्र है। ये नहीं है पात्र। उनकी भूमिका बहुत ही रचनात्मक और सकारात्मक होनी चाहिए। मैं एक और नाम लूँगा, एक बड़े पुरोधा जनतंत्र के रहे हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब। वो कहते थे कि अब भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थिति आ गई है। उनको लगता था कि नहीं, यहाँ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सीधे, जिनको जनता वोट कर सकती है जी। और उनको चुन करके प्रेसिडेंट के रूप में या देश का एक प्रधान चुन सकता है।
ऐसी स्थिति भारत में नहीं बनी। लेकिन अगर आप पार्लियामेंटियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलाते हैं, कैबिनेट की ही गवर्नमेंट चलाते हैं, इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी होती है, लेकिन जो लोग आपके प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी कितनी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका है, इसकी बराबर जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए। होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए और भारतीय जनतंत्र पर आपने प्रखर होकर के अपनी इच्छाएं और अपने विचार रखे। हमें लगता है कि दर्शकों को बड़ी जानकारी मिली होगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।